हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। 11 बेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है, आज हम सिर्फ भेड़ को लेके डिस्कस करने वाले हैं। भेड़ की सामान्य जानकारी पर आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि जितनी भी भेड़ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले की क्लासेस में हमने गाय पर डिस्कस किया था, गाय के जितने भी ब्रीड्स थी उस पर हमने डिस्कस किया था, बेफलो की ब्रीड्स पर हमने अध्ययन किया था और यहाँ तक कि गोट्स की ब्रीड भी कंप्लीट हो चुकी थी। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सिप से। सिप या भेड़, देखिए तो सबसे पहले भेड़ में हम बात करेंगे कि भेड़ को जूलॉजिकल नेम में किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजिकल नेम। तो जूलॉजिकल नेम में भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? ओविस एरिस के नाम से जाना जाता है। ओविस एरिस, यानी कि जूलॉजिकल नेम में भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? ओविस एरिस के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि भेड़ में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, गुणसूत्र कि भेड़ में जो 2n की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। क्योंकि इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। इसी प्रकार भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 54 होती है। कितनी होती है? अभी 54 होती है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं इसका जो कुल क्या होता है, इसकी जो फैमिली क्या होती है, ठीक है। जिस प्रकार से गाय, भैंस और बकरी की हमने फैमिली देखी थी, कुल देखा था, कौन सा होता है? बोवड़ी होता है। उसी प्रकार भेड़ का भी जो कुल होता है कौन सा होता है? बोवड़ी होता है। कौन सा होता है? बोवड़ी होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके जूलॉजिकल नेम की, इसके गुणसूत्रों की संख्या की, और इसका जो कुल होता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी का एक ही कुल होता है। कौन सा होता है? बोवड़ी इनका कुल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इसका उपनाम में, भेड़ को उपनाम में किस नाम से जाना जाता है। तो उपनाम की जैसे हम बात करते हैं कि भेड़ को उपनाम के रूप में से परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। परजीवियों का म्यूजियम, इसे उपनाम में किस नाम से जाना जाता है? परजीवियों का म्यूजियम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में इसकी जो मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं। भेड़ की कुल मान्यता प्राप्त नस्लें, भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें, ठीक है। कि भारत में जो भेड़ की जो मान्यता प्राप्त जो नस्लें हैं वो कितनी हैं। विश्व की यदि हम बात करें तो विश्व में कितनी है और भारत में कितनी है, दोनों पर ही हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर, कि भारत में भेड़ की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, यानी कि भेड़ों का जो रजिस्ट्रेशन का जो मान्यता का जो दर्जा है वो कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो संस्था की बात करते हैं तो कौन सी आती है? नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, NBAGR, यानी कि नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अनुसार जो नस्लें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है। और ये संस्थान जो कहाँ पर है, कहाँ पड़ती है? करनाल हरियाणा में। कहाँ पड़ती है? करनाल हरियाणा में, ठीक है। यानी कि जो संस्थान है ये कहाँ पड़ती है? करनाल हरियाणा में पड़ती है। संस्था का नाम क्या है? नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अनुसार भारत में भेड़ की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं उनकी संख्या कितनी है? मान्यता प्राप्त नस्लों की 44, यानी कि भेड़ की कुल वर्तमान में मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या कितनी है? 44 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो विश्व की यदि हम बात करें कि विश्व में कुल मान्यता प्राप्त नस्लें, मान्यता प्राप्त नस्लें, कि विश्व की यदि हम बात करें कि विश्व के अंदर की भेड़ की जो मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या कितनी है, तो विश्व में यदि हम बात करते हैं विश्व में आती हैं 200 नस्लें, यानी कि भेड़ की कुल 200 नस्लें हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। जबकि भारत में हम बात करें, भारत में जो नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अनुसार की हम बात करें, भेड़ों की जो नस्लें हैं वो कितनी हैं? 44 हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि भेड़ से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है कि वयस्क नर भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? वयस्क नर भेड़, कि वयस्क नर भेड़ को किस नाम से जाना जाता है। तो वयस्क नर भेड़ की हम बात करें तो इसे किस नाम जाना जाता है? अभी रैम के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे? रैम।
रैम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो नर भेड़ की बात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मादा भेड़ को, कि मादा भेड़ को किस नाम से जाना जाता है। तो मादा भेड़ की जैसे ही बात करते हैं उसे इव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इव के नाम से इसे बोला जाता है। जो भेड़ के बच्चे की हम बात करें कि भेड़ का जो बच्चा होता है या हम कहें उसका जो नवजात होता है, कि नवजात को या बच्चे को किस नाम से बोला जाता है, तो उसकी बात हम करते हैं लैम्ब या हम कहें मेमना। यानी कि इसका जो बच्चा होता है, बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? लैम्ब या मेमने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भेड़ के अंदर जो मैथुन की क्रिया होती है, जो संभोग की क्रिया होती है, समागम की जो क्रिया होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। भेड़ में मैथुन की क्रिया, भेड़ में मैथुन की क्रिया या हम इसको बोल सकते हैं संभोग की क्रिया या समागम की क्रिया, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं टपिंग। किस नाम से जाना जाता है इसे? टपिंग के नाम से। जिस प्रकार से गाय, भैंस और बकरी में जो संभोग की जो क्रिया होती है उसे सर्विंग कहा जाता है, उसी प्रकार भेड़ के अंदर जो मैथुन की क्रिया होती है, संभोग की जो क्रिया होती है, उसे टपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं कि भेड़ के जो ब्याने की क्रिया है, भेड़ के ब्याने की क्रिया, ब्याने की क्रिया या पार्चुलेशन की जो क्रिया है, प्रसव की जो क्रिया है, वो क्या कहलाती है? लैम्बिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लैम्बिंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि भेड़ के जो ब्याने की क्रिया है या प्रसव की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? लैम्बिंग कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि भेड़ का जो आवास होता है, भेड़ का आवास, यानी कि भेड़ का जो आवास होता है, आवास को किस नाम से जाना जाता है? तो आवास को बोला जाता है पेन। भेड़ का जो आवास होता है उस आवास को बोलते हैं पेन बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इसका जो समूह होता है, भेड़ का जो समूह होता है, समूह को किस नाम से जाना जाता है? फ्लोक। यानी कि समूह को किस नाम से जाना जाता है? अभी फ्लोक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखते हैं कि भेड़ बकरी का जो आवाज़ करना है, आवाज़ करना क्या कहलाता है? कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि बकरी का आवाज़ करना क्या कहलाता है? ब्लीटिंग कहलाता है। उसी प्रकार से भेड़ का आवाज़ करना क्या कहलाता है? ब्लीटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लीटिंग कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि भेड़ के मांस को क्या बोला जाता है? भेड़ का मांस, भेड़ का जो मांस होता है, जिस प्रकार से देखिए गाय के मांस को किस नाम जाना जाता है? बीफ बोला जाता है। भैंस के मांस को किस नाम जाना जाता है? बफन बोला जाता है। और जो बकरी का जो मांस होता है उसे चेवन बोला जाता है। यहाँ तक कि भेड़ का जो मांस होता है उसे किस नाम जाना जाता है? मटन बोला जाता है। किस नाम जाना जाता है? इसे मटन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बधियाकृत जो नर भेड़ होता है, बधियाकृत नर भेड़, यानी कि जो कास्टेड किया हुआ जो भेड़ होता है, जो नर भेड़ होता है, उसे क्या कहा जाता है? भाई वेदर कहा जाता है। वेदर के नाम से उसे जाना जाता है। या फिर हम कहें जितने भी जो मादा पशु हैं, सभी बधियाकृत जो मादा पशु हैं, उनकी हम बात करें, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मादा पशु जो बधियाकृत है उसे स्पेन कहा जाता है या स्पेन बोला जाता है। यानी कि जो बधियाकृत नर भेड़ है उसे वेदर के नाम से जाना जाता है, और जो मादा पशु की बात करें, जो बधियाकृत जो मादा पशु से स्पेन या स्पेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं कि जो भेड़ का जो गैस्टेशन पीरियड होता है, गैस्टेशन पीरियड, क्या हम इसको कहें? गर्भकाल अवधि, गर्भकाल अवधि, कि भेड़ की जो गर्भकाल जो अवधि होती है, पहले तो देखते हैं कि गर्भकाल अवधि क्या होती है।
कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन से लेकर और प्रसव तक के जो बीच का जो समय होता है, बीच की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है, गर्भकाल अवधि कहलाती है। जो भेड़ में कितने दिन की होती है, 145 से 150 दिन की होती है। 145 से 150 दिन की इसकी गर्भकाल अवधि होती है। ठीक है, इसके अलावा चलिए देखते हैं कि भेड़ का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, भेड़ के शरीर का नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। भेड़ का बॉडी टेम्परेचर यानी कि भेड़ के शरीर का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि भेड़ के शरीर का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं भेड़ की जो रेस्पिरेटरी जो रेट होती है, रेस्पिरेटरी रेट या हम कहें श्वसन दर, यानी कि भेड़ के द्वारा 1 मिनट में ली गई सांसों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है। यानी कि 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है भेड़ की हम बात करें तो 12 से 20 बार प्रति मिनट। यानी कि भेड़ की जो श्वसन दर कितनी होती है, 12 से 20 बार प्रति मिनट उसकी क्या होती है, रेस्पिरेटरी रेट होती है। इसके अलावा देखते हैं जो पल्स रेट होती है, पल्स रेट या हम कहें नाड़ी दर। जैसे हमने देखा था कि बकरी की जो नाड़ी दर कितनी होती है, 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है, उसी प्रकार से बकरी की भी नाड़ी दर कितनी होती है, 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि इसकी भेड़ के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, रेस्पिरेटरी रेट उसका जो श्वसन दर होता है वो कितना होता है और जो उसकी नाड़ी दर होती है वो कितनी होती है। अब बात करते हैं प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी यानी कि जो भेड़ की प्यूबर्टी जो एज होती है, हम बोले यौवन अवस्था। देखिए तो सबसे पहले तो ये देखता है कि यौवन अवस्था क्या होती है कि नर और मादा पशु की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें नर से शुक्राणुओं का निर्माण होना आरंभ हो जाता है और मादा पशु से अंडाणुओं का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। या हम कहें नर व मादा जननांगों का पूर्ण रूप से विकसित हो जाने की जो स्थिति है वही क्या कहलाती है, यौवनावस्था वाली स्थिति कहलाती है। जो भेड़ में कितने महीने की होती है, 8 से 10 मंथ की होती है। यानी कि 8 से 10 महीने बाद में इसमें यौनारंभ की जो अवस्था है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रेस साइकिल। भेड़ के अंदर जो स्ट्रेस साइकिल का जो टाइमिंग होता है वो कितने दिन का होता है और स्ट्रेस पीरियड कितने दिन का होता है। स्ट्रेस साइकिल हम कहें मध्य चक्र। ठीक है, दोनों ही बात करते हैं स्ट्रेस पीरियड, मध्यकाल। देखिए दोनों पर ही हम डिस्कस करते हैं कि जो स्ट्रेस साइकिल, जो मध्य चक्र क्या होता है और मध्यकाल क्या होता है। मध्यकाल की सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्यकाल पशु की एक ऐसी अवस्था होती है, वो भी मादा पशु की, यानी कि हम कह सकते हैं कि मादा पशु की ऐसी अवस्था, इस अवस्था के दौरान नर पशु के साथ में संभोग करने की क्या करता है, इच्छा प्रकट करता है। जो कितने हावर्स की होती है, कितने दिन की होती है, तो उसकी हम बात करें 12 से 48 घंटे की होती है। यानी कि जो भेड़ की जो मध्यकाल अवस्था है वो कितने घंटे की होती है, 12 से 48 घंटे की होती है। या हम कहें 1 से 2 दिन की होती है। 1 से 2 दिन की जो अवस्था है वो कौन सी होती है, इसकी मध्यकाल अवस्था होती है। अब दूसरा देखते हैं कि मध्य चक्र अवस्था क्या होती है अभी, यानी कि 2 मध्यकाल के बीच की दूरी, 2 मध्यकाल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, मध्य चक्र दूरी कहलाती है, मध्य चक्र अवस्था कहलाती है। जो भेड़ में कितने दिन की होती है, 17 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 17 दिन की होती है। या हम कहें 16.5 दिन की होती है। ठीक है, क्योंकि 16.5 इसलिए लिखा है
एलएससी एग्जाम कंपटीशन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भेड़ के जो मध्यचक्र की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, और ऑप्शनल में हमें 16.5 वहां पर दिया हुआ था। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं एस्ट्रस साइकिल की जो अवधि होती है भेड़ के अंदर कितने दिन की होती है, 16 या 17 दिन की होती है। और एस्ट्रस पीरियड का जो काल होता है, मध्यचक्र का जो काल होता है वो कितने दिन का होता है, 1 से 2 दिन का होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या कहां पे है। विश्व में सर्वाधिक भेड़, विश्व में सर्वाधिक भेड़। देखिए जब विश्व की बात आती है, वर्ल्ड की बात आती है, तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में है। यदि हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक भेड़, कि भारत में हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक भेड़ कहां पर है, भी भारत की बात करते हैं तो भारत की हम आती है तेलंगाना में। यानी कि भारत में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या कहां पर है, तेलंगाना में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़, कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहां पर है, अपने बाड़मेर में है। कहां पर है भी, बाड़मेर में। और ये किसके अनुसार है, ये 20वीं पशु गणना के अनुसार है जो 2019 में हुई है, कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो भेड़ है वो कहां पर है, बाड़मेर में है। और सबसे कम कहां पर है, बांसवाड़ा में है। कहां पर है भी, बांसवाड़ा में। यानी कि 20वीं पशु गणना के अनुसार, कि देखिए पशु की जो गणना होती है वो 5 वर्ष में एक बार होती है। इससे पहले जो पशु गणना थी, जो 20वीं पशु गणना से पहले जो 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो 20वीं पशु गणना है ये 2017 में होना चाहिए था, लेकिन इसके जो डाटा है वो 2019 में सम्मिलित हुए। इसलिए हमने कहा कि 2019 में जो पशु गणना हुई कौन सी हुई है, 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या कहाँ पे है, बाड़मेर में है। और सबसे कम भेड़ें कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि भारत के अंदर भेड़ों की कुल संख्या कितनी है। भारत में भेड़ों की कुल संख्या, देखिए भारत में यदि हम बात करते हैं कि भारत के अंदर भेड़ों की कुल संख्या कितनी है, 7.42 करोड़। कितनी है, 7.42 करोड़। यानी कि कुल संख्या कितनी है भारत में भेड़ों की, 7.42 करोड़ है। जबकि राजस्थान की हम बात करें कि राजस्थान में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है, 0.79 करोड़। कितनी है भाई, राजस्थान में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है, 0.79 करोड़। ये क्या होगी, कुल संख्या। अब बात करते हैं कि भेड़ों की संख्या में राजस्थान कौन से स्थान पर है। यदि भेड़ों की संख्या में हम बात करें कि भेड़ों की संख्या में राजस्थान कौन से स्थान पे आता है, तो राजस्थान आता है 4th स्थान पे। कौन से स्थान पे आता है, राजस्थान 4th स्थान पे आता है। ठीक है, कि भेड़ों की संख्या में जो राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, 4th स्थान पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन, कि भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन किस राज्य में होता है भाई, राजस्थान में होता है।
कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। और राजस्थान में भी ऊन उत्पादन कितना होता है? 35 से 40% होता है, 35 से 40%। यानी कि कुल ऊन उत्पादन का 35 से 40% ऊन उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। इसलिए राजस्थान को ऊन का घर, इसलिए राजस्थान को ऊन का घर या भेड़ों का घर भी कहा जाता है। इसलिए राजस्थान को ऊन का घर या भेड़ों का घर भी कहा जाता है। किस कारण से? सर्वाधिक ऊन उत्पादन होने के कारण। यानी कि कुल उत्पादन का 35 से 40% जो ऊन उत्पादन है वो भारत में कहां से होता है? राजस्थान से होता है। इसलिए राजस्थान को ऊन का घर या भेड़ों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि भेड़ से रिलेटेड कुछ संस्थान हैं कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ऊन अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहां पे भी? अविकानगर टोंक में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहां पर है? अविकानगर टोंक में। ये वही अविकानगर टोंक में जिसमें भेड़ की जो दो संकर नस्ल है, अविकालीन और अविवस्त्र जो नस्लें हैं, वो यहां पर क्या की गई हैं? तैयार की गई हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखते हैं भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र की जो ट्रेनिंग सेंटर है, भेड़ ऊन प्रशिक्षण जो केंद्र है वो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। कहां पे है भी? जयपुर में है। ठीक है, भेड़ एवं ऊन जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। ये कहां पर है? बीकानेर में है। कहां पर है अभी प्रयोगशाला? बीकानेर में। देखिए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? अविकानगर टोंक में है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? जयपुर में है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पे है? बीकानेर में है। और इसकी जो स्थापना है, स्थापना किस सन में हुई थी? 1965 में। यानी कि केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो बीकानेर में है, इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? 1965 में हुई थी। जब एनडीडीबी के समय में, जब एनडीडीबी की स्थापना हुई थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो आनंदम गुजरात में है, उसकी स्थापना भी 1965 में। उसी के साथ में ही केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो संस्थान है वो कहां पर है? भी जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, इसी के अलावा हाल ही में एक नया जो केंद्र है उसकी स्थापना की गई है, ऊन आयात निर्यात केंद्र। ऊन आयात निर्यात केंद्र। ये कहां पर है? कोटा के अंदर है। ये कहां पे है भाई? कोटा के अंदर है। ठीक है, ऊन आयात निर्यात जो केंद्र है वो कहां पर है? कोटा के अंदर है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं कि भेड़ से रिलेटेड और भी टर्मिनोलॉजी आती है कि
राजस्थान में सर्वाधिक ऊन कहां पर है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊन कहां पे भी? बीकानेर में। कहां है? बीकानेर में। कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन कहां पर है? बीकानेर में है। इसलिए एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी कहां पे है? बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पे है? बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी कहां पे है? बीकानेर में है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं कि भेड़ का कुछ और टर्मिनोलॉजी आती है भेड़ से रिलेटेड, कि भेड़ का या भेड़ के शरीर से ऊन उतारना या कतरना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? शेयरिंग कहलाता है। कि भेड़ के शरीर से ऊन उतारना या ऊन जो कतरना है क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि भेड़ की पूंछ काटना, भेड़ की पूंछ काटना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? डॉकिंग कहलाता है। अब भेड़ की पूंछ क्यों काटी जाती है? क्योंकि लंबी होती है, क्योंकि परजीवियों का संक्रमण अधिक होता है, इसलिए भेड़ की पूंछ को काट दिया जाता है संक्रमण से उसको बचाने, परजीवियों के संक्रमण से बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। और जो डॉकिंग के लिए जो भेड़ की जो उम्र है 1 से 2 सप्ताह के मध्य में भेड़ की डॉकिंग कर दी जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखते हैं कि भेड़ की आंखों के चारों ओर, भेड़ की आंखों के चारों ओर आसपास के ऊन को हटाना, ऊन को हटाना क्या कहलाता है? आइंग कहलाता है। यानी कि भेड़ की आंखों के जितनी चारों ओर जो आसपास जो ऊन होती है, यानी कि क्यों हटाई जाती है? ताकि भेड़ के ऊन के कारण से होने वाले जो अंधापन है उस अंधेपन से बचाने के लिए भेड़ की आंखों के आसपास चारों ओर जो ऊन होती है उसको हटा दिया जाता है, और हटाना क्या कहलाता है? आइंग कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें प्रजनन के समय, भेड़ जब प्रजनन की बात आती है तो प्रजनन के समय जो नर भेड़ होता है उसके पेनिस के चारों ओर जो ऊन होती है उसको भी हटा दिया जाता है, जिसे रिंगिंग कहा जाता है। कि प्रजनन के समय पेनिस के चारों ओर की ऊन को हटाना क्या कहलाता है? रिंगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंगिंग कहलाता है। यानी कि प्रजनन के समय भेड़ का जो पेनिस होता है, पेनिस के चारों ओर की जो ऊन को जो हटाना है वो क्या कहलाता है? रिंगिंग कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि मरी हुई भेड़ की जो ऊन उतारना, कि जो भेड़ मर जाती है, मरने के बाद में उसकी जो ऊन उतार ली जाती है, ऊन कतर ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? मरी हुई भेड़ की ऊन उतरना क्या कहलाती है? पुल्ड ऊन कहलाती है। क्या कहलाती है? पुल्ड ऊन कहलाती है। ठीक है,
ये तो बात होगी कि भेड़ से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी। या इसके अलावा हम बात करें कि भारत में भेड़ का एक क्लोन तैयार किया गया था, और वो क्लोन किसका तैयार किया गया था? भेड़ का तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था और क्या नाम उसे दिया गया? कि भारत में सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन तैयार किया गया। और उस भेड़ का जो नाम है वो क्या दिया गया था? डोली भेड़। डोली भेड़। और डोली भेड़ के जो जनक हैं वो जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर इयान विल्मोट। यानी कि जो डोली भेड़ का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 में। ठीक है, यानी कि भारत में जो क्लोन तैयार किया गया था भेड़ का, उस क्लोन भेड़ रूपी भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? डोली भेड़ कहा जाता है, जिसके जनक कौन थे? डॉक्टर इयान विल्मोट। और इसका जो जन्म है वो कब का माना जाता है? 5 जुलाई 1996 का इसका जन्म माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बेसिक सा डिस्कशन भेड़ को लेके। और नेक्स्ट की क्लास में हम देखेंगे कि भेड़ से कौन कौन सी जो नस्लें हैं जो मांस के लिए पाली जाती हैं, कौन सी दूध के लिए पाली जाती हैं। ठीक है, जो जितनी भी संपूर्ण नस्लें हैं उन सभी नस्लों को हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।